बड़ी उम्मीद से हम तुम्हारे दर पर पहुंचे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तुम्हारे घर से निकाले गए। ऐसा कुछ हाल दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का भी है। एक दौर था जब केजरीवाल आज के विपक्षी नेताओं को पानी पी पी कर कोसते थे। उनका कहना था कि विपक्ष के ये सभी नेता भ्रष्टाचार के अगुआ हैं, लेकिन आज जब वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए तब उन्हें विपक्ष की याद आ रही है। हाल के दिनों में केजरीवाल कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन केजरीवाल को पहले कांग्रेस झटका दे चुकी है। कर्नाटक में जो शपथ मंच सजा था उस पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन केजरीवाल नहीं, क्योंकि केजरीवाल को कांग्रेस ने आमंत्रित ही नहीं किया था। तो क्या बिना कांग्रेस केजरीवाल की विपक्षी एकता रंग ला पाएगी? क्या है खबर, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। दरअसल केजरीवाल आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। अब ये मुलाकात कहने को तो दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए मानी जा रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह अरविंद केजरीवाल भी 2024 के रन के लिए विपक्ष एकजुट करना चाहते हैं। इससे पहले भी कई विपक्षी नेताओं से केजरीवाल मुलाकात कर चुके हैं। उनकी तरफ से इस साल मार्च में एक बड़ी बैठक करने की भी तैयारी थी। हालांकि वो हो तो नहीं पाई, लेकिन उनका इरादा स्पष्ट दिख गया। उसी इरादे के तहत अरविंद केजरीवाल 23 मई को सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं। उनकी ये मुलाकात कोलकाता में ही होने वाली है। इसके बाद 24 मई को वो महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। अभी के लिए आप संयोजक का मुख्य एजेंडा तो अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना है, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की तस्वीर को भी मजबूत करना है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि क्या केजरीवाल इस विपक्षी एकता में कांग्रेस को भी साथ रखते हैं, और क्या कांग्रेस इस विपक्षी एकजुटता को आगे से लीड करे? क्या ये बात उन्हें स्वीकार होगी? इसे लेकर अभी तक केजरीवाल ने तो अपनी मंशा पूरी तरह साफ नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक जीत के बाद सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल को न्योता नहीं दिया। जिस मंच को विपक्षी एकता दिखाने का अवसर बताया जा रहा था, वहां आम आदमी पार्टी को आने का मौका ही नहीं मिला। आपको ना बुलाना ही बता रहा है कि कांग्रेस अभी भी विपक्षी एकता में अरविंद केजरीवाल को ज्यादा बड़ा खिलाड़ी नहीं मान रही है। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल 2024 से पहले एक तरफ पीएम मोदी का मजबूत चेहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष। अब सवाल है कि क्या ये विपक्ष एकजुट हो पाएगा? देश की नई संसद भवन को 28 मई के दिन देश के नाम समर्पित कर दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने इसमें भी राजनीति शुरू कर दी है। देश के प्रधानमंत्री 28 मई के दिन देश की नई संसद का उद्घाटन कर देश को सौंप देंगे, यानी आगामी मानसून सत्र का संचालन देश की नई संसद भवन में होगा। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीन से देश और खुद को प्रण दिया था कि आज़ादी के अमृत काल में हमें कोशिश करनी है कि देश को गुलामी की यादों से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन शायद विपक्ष को गुलामी और अधिनायकवादी सोच कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तभी तो वो नई संसद का विरोध कर रहे हैं। हमारे विपक्ष को ये बात समझ नहीं आ रहा है कि इतिहास कोई भी नहीं मिटा सकता है, लेकिन हमें वर्तमान में भी अपने पुरुषार्थ की इबारत लिखनी होगी, जिससे आने वाली पीढ़ी अपनी विरासत पर गर्व महसूस कर सके। लेकिन विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस इस तरह की दूरदर्शी सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तभी तो गांधी परिवार के युवराज के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे से लेकर तमाम विपक्षी दल देश के पुरुषार्थ के विरोध में लगे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐसा ही सवाल उठाया है। यही नहीं, चर्चा है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस आयोजन से किनारा भी कर सकते हैं। इससे पहले 2020 में जब संसद भवन का शिलान्यास हुआ था, तब भी कई दलों ने इसका बहिष्कार किया था। तब कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि देश आर्थिक संकट और कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में करोड़ों की पूंजी खर्च करके नया संसद भवन बनाने की क्या जरूरत है? तब भी पीएम मोदी ही आयोजन के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने संसद भवन का शिलान्यास किया था, और अब उनके ही कार्यकाल में संसद भवन बनकर तैयार है। वहीं खबर के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि विपक्ष को संसद भवन के उद्घाटन की तारीख से भी आपत्ति है। संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को हो रहा है और इसी दिन वीर सावरकर की जयंती भी होती है।
कांग्रेस वीर सावरकर पर निशाना साधती रही है और उन्हें सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ी शख्सियत बताती रही है। राहुल गांधी वीर सावरकर की खुलकर आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में ये भी उनके लिए एक बहाना हो सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संसद भवन के उद्घाटन की मांग उठाई जा रही है। फिलहाल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस पर चर्चा कर रहे हैं और सामूहिक सहमति बनाकर कार्यक्रम का बहिष्कार भी कर सकते हैं। विपक्ष को ये भी डर सता रहा है कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन को बीजेपी लोकसभा चुनाव में भुना सकती है। आम आदमी पार्टी इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद केजरीवाल एंड कंपनी की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। वहीं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल के जेल जाने की भविष्यवाणी शुरू हो गई है। बीजेपी के बाद कांग्रेस के नेता भी केजरीवाल पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में लाए गए अध्यादेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। संदीप दीक्षित ने कहा कि ये केजरीवाल की नाकाम सरकार है। वो भ्रष्टाचार के दलदल में काफी नीचे तक दबे हुए हैं और इसी वजह से किसी भी दिन देश के इतिहास में ऐसा हो सकता है कि एक चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री 8-10 दिनों के लिए जेल जाए। समस्या ये है कि ऐसा कोई और दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है जो इतना असभ्य हो। आप दिल्ली में किसी से या फिर एलजी से पूछ सकते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री से बात नहीं करना चाहता है क्योंकि वो खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल दिल्ली में अधिकारियों को लेकर चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच घमासान मचा हुआ है। सबसे ज्यादा विवाद सरकारी अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की सरकार के पास ही रहेगा, लेकिन अदालत के आदेश के करीब 1 हफ्ते बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बिफर उठी है और इस अध्यादेश का खुलकर विरोध कर रही है। इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली में ग्रुप ए और दानिश कैडर के अधिकारियों के ट्रांसफर और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर दिया गया है। यहाँ बता दें कि दानिश का मतलब दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप, दादरा एंड नागर हवेली से है। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लाए गए नए अध्यादेश में जिस प्राधिकरण के गठन के बारे में कहा गया है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। इस प्राधिकरण को ट्रांसफर पोस्टिंग का हक तो होगा, लेकिन इस पर अंतिम मुहर उपराज्यपाल की ही लगेगी। केजरीवाल सरकार इस अध्यादेश को असंवैधानिक बताकर इसे अदालत में चुनौती देने की बात कह रही है। हालांकि बीजेपी के सभी नेता इस अध्यादेश को दिल्ली की जनता की भलाई से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार से झल्लाई हुई हैं। धारा 370 हटने के बाद महबूबा मुफ्ती की सियासी दुकान बंद हो गई है। वो जान चुकी है कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। ऐसे में अब वो चुनाव लड़ने से भी तौबा कर रही हैं। हालांकि इस बार कवि कुमार विश्वास ने महबूबा मुफ्ती को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने बड़ा ऐलान किया है। बेंगलुरु में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक 370 फिर से बहाल न हो जाए। हालांकि मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। महबूबा ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण था, लेकिन अनुच्छेद 370 को निरस्त करके राज्य का विभाजन किया गया और उसे असक्षम बनाया गया। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में महबूबा मुफ्ती यहां पहुंची थी। इसके साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो सभी के लिए एक खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कोई विपक्ष हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली सरकार को शक्तिहीन कर दिया गया है, यही सभी के साथ होने जा रहा है। वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर कुमार विश्वास ने तंज कसा है। कुमार विश्वास ने कहा है कि आपके इस निर्णय का हम हृदय से स्वागत करते हैं बुआ, आप बस अंतिम सांस तक अपने इस निर्णय पर टिकी रहना। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा कि आपके इस निर्णय का हम हृदय से स्वागत करते हैं बुआ, आप बस अंतिम सांस तक अपने इस निर्णय पर टिकी रहना। अपने बच्चों से भी कहकर जाना कि आपके इसी निर्णय को आगे लेकर जाएं। कश्मीर की खुशहाली के लिए आपका और आपके जैसे दोनों परिवारों का अब जीवन भर भूतपूर्व बने रहने वाला ये अभूतपूर्व बलिदान कश्मीरी सदैव याद रखेंगे। वहीं इससे पहले बेंगलुरु में महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि G20 देश का इवेंट है, लेकिन बीजेपी ने इसे हाईजैक कर लिया है। उन्होंने इसके लोगों को कमल से बदल दिया है।
इसके लोगों को देश से संबोधित होना चाहिए था, ना कि किसी पार्टी से। मुफ्ती ने कहा कि ये सार्क ही है जो इस क्षेत्र में हमारे देश का नेतृत्व स्थापित करेगा। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि सार्क शिखर सम्मेलन क्यों नहीं करते और हमारी समस्या का समाधान करते हैं। तो देखा आपने कैसे मोदी सरकार की लोकप्रियता से महबूबा मुफ्ती घबरा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।